हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, आप वेरी गुड आफ्टरनून। अनिकेश, वहनी, पायल, अजीत, वशीम, किशन, अभिषेक, शिखा, प्रशांत, राहुल, गोपी, ज्योति, गुरमीत, दीपक। क्या हाल चाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो फाइनली फाइनली एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग हो चुका है समाप्त, है ना। एनालिटिकल और नॉन वर्बल, ये दोनों रीजनिंग हमने निपटा दी। अब जो भी पार्ट बचा है सिर्फ और सिर्फ वो बचा होगा वर्बल रीजनिंग का, है ना। हाँ जी। आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और काफी बच्चों के लिए बहुत खतरनाक भी है। आज का जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग खतरनाक दोनों है, ठीक है जी। पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं पढ़ोगे तो बहुत खतरनाक है, ठीक है। और आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है, आज की क्लास यूट्यूब पे भी लाइव है। नहीं नहीं, यूट्यूब पे क्यों लाइव है? आज हम शुरू करेंगे पजल, ठीक है जी। हाँ, एक पजल चैप्टर है, इसको और पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। पजल, कहानी, पहेली, सॉरी, पजल मतलब पहेली। पहेली बूझो तो जाने, लेकिन ये वो पहेली नहीं है जो हमने बचपन में अपने, है ना, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी से सुनी है। ये वो वाली पजल नहीं है, ये वो वाली कहानियां नहीं है, ये वो वाली, सॉरी, ये वो वाली पहेलियां नहीं है। पहेली बूझो तो जाने है। ये जो पजल चैप्टर है, ठीक है, रीजनिंग का जो पजल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे वो वाली पजल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं जो बचपन में हमने पहेलियां पढ़ी थी, वो वाली पजल नहीं है। ये जो पजल है ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की पजल है। अच्छा, पजल चैप्टर को सॉल्व करने में, पजल के क्वेश्चंस बनाने में बड़ा मजा आता है। पूछो क्यों? पजल के क्वेश्चन बनाने में इसलिए मजा आता है क्योंकि यहाँ पे हमें अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब जितना हमारे अंदर आईक्यू है, जितना हमारे अंदर आईक्यू है, जो हमारे मेंटल स्टेट है, ठीक है, पूरा का पूरा हम यूज कर लेते हैं उस पजल को सुलझाने में, है ना। हाँ जी। मतलब ये जो पजल है ना, पजल को सुलझाने पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारे अंदर जो दिमाग है वो कितना तेज है। क्योंकि अभी तक तो जो टॉपिक थे, है ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक थे। चलो, नॉन वर्बल रीजनिंग में भी एक अप्रोच हमें पता चल गई, हमने अप्लाई कर दी, बना दी। हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे व्यक्तित्व को देखो। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी को इंप्रूव करता है। जैसे कि हम जो शुरू में टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या डायरेक्ट डायरेक्ट जिसकी ट्रिक हमें पता है, वो हमारे एप्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे क्वांट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा क्वांट कितना स्ट्रांग है, हमारा क्वांट कितना स्ट्रांग है। फिर उसके बाद जो हमने नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ा, नॉन वर्बल रीजनिंग जो होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है, देखो जो वर्बल रीजनिंग होती है वो तो हमारे क्वांट को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा क्वांट कैसा है, हमारा एप्टी कैसा है, हमारा एप्टीट्यूड कैसा है, हमारा एप्टी कैसा है। और ये जो नॉन वर्बल हमने पढ़ा, ये हमारी विजुलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी, है ना, हमारे जो विजुलाइजेशन है, जो हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है, हम जो चीजों को देख पा रहे हैं, है ना, जो हम दिमाग में पिक्चर बना पा रहे हैं, वो दिमाग में पिक्चर कैसे बनती है, तो ये हमारे दिमाग की पिक्चर की क्षमता को चेक करता है नॉन वर्बल रीजनिंग। फिर हमने जो एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ा, एनालिटिकल रीजनिंग में ना हमारे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है ना। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, ठीक है, हमारा आचरण कैसा है, ठीक। और ये जो पजल चैप्टर है, ऐसे ही बेटा जो नंबर वाले चैप्टर्स होते हैं जिसमें नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर,
ठीक है ना, वो हमारे लॉजिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे लॉजिक्स कैसे हैं, हम क्या लॉजिक्स लगा पा रहे हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ऑड वन आउट हो गया। जो नंबर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, वो हमारे लॉजिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पजल चैप्टर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे, मतलब हमारे अंदर कितना आईक्यू है, हमारा जो दिमाग है वो कितना तेज है, हमारा दिमाग कितना तेज है, हम चीजों को सुलझा सकते हैं कि नहीं सुलझा सकते, है ना। अगर मान लो कोई एक इंसिडेंट आपके सामने हुआ है, एक घटना घटित हो रही है, मतलब हमारा अंदर जो दिमाग है वो शर्लॉक होम्स वाला है कि नहीं है? हाँ जी, हमारे अंदर जो दिमाग है वो एक जासूसी दिमाग है कि नहीं है, मतलब हम दिमाग से कितना तेज हैं। हम अगर मान लो चीजें हैं तो हम उनको आपस में कनेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे एक दूसरे से। तो ये सारी टॉपिक अपडेट कर दिया था। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब पूरा का पूरा जो रीजनिंग है ना, वो ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी को बहुत इंप्रूव करता है। तभी तो कहते हैं जब हमारे अंदर पूरी रीजनिंग आती है तो समझो हमारा व्यक्तित्व एक अलग तरह से निखर के आता है, क्योंकि हमारा आईक्यू टेस्ट हो जाता है, हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है, हमारा एटीट्यूड टेस्ट हो जाता है, हमारे लॉजिक्स चेक हो जाते हैं, मतलब हर चीज ओवरऑल इंप्रूवमेंट है रीजनिंग। ठीक है, तो पजल के क्वेश्चंस बनाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, आज हमारा मैच भी है, अभी थोड़ी देर में मैच भी खेलेंगे। तो हमने वहां पे एआई के थ्रू अपना क्लोन भेजा हुआ है ना। तो यहां पर अगर मैं पजल चैप्टर की बात करूं कि हमें कौन कौन सी टाइप्स की पजल पढ़नी है, तो देखो एक तो पजल हम पढ़ते हैं यहाँ पे लिंकिंग पजल। लिंकिंग पजल यहाँ पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन होगी जिसको जोड़ जोड़ के हमें अपनी पजल को सुलझाना होगा। ठीक है, दूसरी जो पजल होती है ग्रुपिंग पजल होती है, यहाँ पे ग्रुपिंग दे दी जाएगी, ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। एक पजल होती है हमारी कंपैरिजन पजल, तुलनात्मक पजल होती है। ठीक है, यहाँ पे हम तुलना वगैरह करते हैं। एक हमारी पजल होती है फ्लोर पजल। ठीक है, एक पजल होती है हमारी बॉक्स पजल, और कुछ होते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन। तो ये पजल्स है जो हमें पढ़नी है बेसिकली। अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, दुनिया के किसी भी एग्जाम की, तो उसमें ना हर टाइप के पजल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक लेवल के। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम्स की, तो बैंक में ना एडवांस लेवल की पजल आती है। देखो, बैंक में आती है एडवांस लेवल की पजल। बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक, मतलब जीरो लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो आप बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैंक का पेपर दोगे तो उसमें एडवांस लेवल की पजल आएगी। जब आप बैंक की पजल को सुलझा दोगे तो एक पजल को सुलझाने के बाद, आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जबकि बाकी एग्जाम्स में जब आप पजल को सॉल्व करोगे तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना। हाँ जी, इस बार जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के थे, पजल का क्वेश्चन नहीं था। लेकिन पिछली बार जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था पिछली बार, उसमें 2 क्वेश्चन पजल के आए थे सीजीएल मेंस में। ठीक है, हाँ जी, सबका कमेंट पहुंच रहा है मेरे पास, चिंता मत करो। तो हम जो पजल को सॉल्व करते हैं बेसिकली ना एक कॉलम मेथड से सॉल्व करते हैं हम पजल को। हम बनाते हैं कॉलम, और वही कॉलम है जो हमारे पजल के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, देखो हम कॉलम किसका बनाते हैं, अगर हमारे क्वेश्चन में ना डेट दिया हुआ, पहले तो हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा लिंकिंग पजल। हम लिंकिंग पजल को सॉल्व करने जा रहे हैं, लिंकिंग पजल को। तो लिंकिंग पजल को जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा कॉलम किस चीज का बनाएंगे, लिंकिंग पजल में अगर मान लो कहीं भी डेट या डेज दे रखे हैं तो सबसे पहले हम डेट या डेज का कॉलम बना लेंगे। अगर कहीं भी डेट या डेज दे रखे हैं तो तुरंत हम डेट या डेज का कॉलम बनाएंगे। अगर डेट या डेज नहीं है तो फिर हम पर्सन के नाम का कॉलम बनाएंगे। अच्छा, कॉलम बनाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है, हमारे पजल में ना 2 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक तो वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि फेवर में होती है, एक वो इंफॉर्मेशन जो फेवर में नहीं है। जैसे कि मान लो 2 व्यक्ति हैं, अमित और राहुल। अमित और राहुल, हमसे बोला जाए कि अमित को ना रेड कलर पसंद है, तो ये इंफॉर्मेशन फेवर में है। और हमसे बोला जाए राहुल को ब्लू कलर पसंद नहीं है,
राहुल को ब्लू कलर पसंद नहीं है, तो ये कंडीशन फेवर में नहीं है। तो हमें पता है क्या करना होता है, जो कंडीशन फेवर में होती है ना उसको तो हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। जैसे अमित को रेड कलर पसंद है तो मैंने रेड को लिख दिया राइट हैंड साइड में। जैसे राहुल को ब्लू कलर पसंद नहीं है तो ब्लू को मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको तो हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कंडीशन फेवर में है उसको लिखना है हमें राइट हैंड साइड में। ठीक है, स्क्रीन कट रही है, देखना क्या आप कह रहे हैं बच्चे। उसको लिखना है हमें लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो ये सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन, तो एक सिंगल क्वेश्चन पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं पजल का। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस बनाना। पहले क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं कि बेसिकली पजल के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं हमें। देखो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग सॉल्व कर लेना, लेकिन पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने देना। ठीक है, आप सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ो कि ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है ये इंफॉर्मेशन क्या कहना चाहती है आपसे, ये इंफॉर्मेशन आपसे क्या कहना चाहती है, आप सिर्फ इसको पढ़ो। हम्म, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को पढ़ो। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पढ़ने से पहले ब्लड रिलेशन पढ़ना जरूरी है भी और नहीं भी। मतलब एक आध क्वेश्चन है जो ब्लड रिलेशन का सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में आ जाता है, लेकिन आपने अभी नहीं पढ़ा है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो मैं आपको बेसिक बता दूंगा ब्लड रिलेशन का, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चिंता मत करो। पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी हम सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट यूज हो जाता है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में। चलो कोई बात नहीं, है ना। हाँ जी, पहली जो 3 या 4 क्लासेस होंगी पजल की वो बेसिक क्लासेस होंगी जो हर बच्चे को देखनी है, चाहे आप बैंक का पेपर दो या ना दो। पहली 3-4 क्लास, उसके बाद जो 2-3 क्लास होंगी वो होंगी हमारी एडवांस क्लास। वो एडवांस क्लास होंगी जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट्स को ही देखनी है। तो पहली 3-4 तो बेसिक क्लासेस है जो हर बच्चे को पढ़नी है, हर बच्चे को पहली 3-4 क्लास तो, समझ रहे हो। हम्म, चलो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मैं आपको बताता हूं ये इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। आज आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, है ना। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना बाबू। ठीक है, हाँ जी, ध्यान से देखना, सुनने और समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन में कहीं भी डेट या डेज के बारे में जिक्र है? सर इस क्वेश्चन में कहीं भी डेट या डेज का जिक्र नहीं है। तो जो हम कॉलम बनाएंगे वो पर्सन के नेम का कॉलम बना लेंगे। यहाँ पे जो पर्सन के नेम है वो है MVKDTJR। पर्सन के नेम मैंने लिख दिए MVKDTJR, ये कॉलम बना लिया क्योंकि क्वेश्चन हमें ना कॉलम मेथड से सॉल्व करना है। अब मैंने आपको बोला है कि या तो कंडीशन फेवर में होगी या फिर कंडीशन फेवर में नहीं होगी। तो जो फेवर में होगी उसको तो राइट हैंड साइड पे लिखना, और जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड हिंट्स, दैट इज कॉल्ड हिंट, है ना। दीज आर कॉल्ड हिंट्स। वो पॉइंट्स जिनको हम अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट, वो हिंट्स होती हैं, उनको हम साइड में लिखते चले जाते हैं। ठीक है, हाँ जी।
पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, फिर सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना। ठीक है, आज आपका दिमाग खुलने वाला है। ठीक, चलिए अब आराम आराम से सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ईच हैज ए, यहां से शुरू करते हैं। ये रहा, जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ। भैया जे को लाल रंग पसंद है और वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ। जे को लाल रंग पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो जो कंडीशन फेवर में है उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, जे लाइक्स रेड कलर। जे को लाल रंग पसंद है एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ, और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो मुझे लगता है कि पहला पॉइंट यूज करने में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना? हर बच्चे ने फर्स्ट पॉइंट को बड़े प्यार से अप्लाई कर दिया होगा। बहुत बढ़िया। दूसरा, आर लाइक्स वॉयलेट कलर एंड स्टडीज इन क्लास थर्ड। आर को बैगनी रंग पसंद है और वह 3री कक्षा में पढ़ता है। आर को बैगनी रंग पसंद है, आर लाइक्स वॉयलेट। तो जो कंडीशन फेवर में है उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। ठीक है, आर लाइक्स वॉयलेट कलर, इसको बैगनी रंग। अच्छा, एक चीज याद रखना बेटा, कलर के ऊपर कलर होना चाहिए, क्लास के ऊपर क्लास, ये वाला सीक्वेंस होना चाहिए सेम। कलर का सीक्वेंस, क्लास का सीक्वेंस। अगर आपने पहले क्लास लिया तो फिर क्लास लोगे, फिर कलर लोगे। आर को वॉयलेट कलर पसंद है और वो 3री कक्षा में पढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 2 पॉइंट यूज करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई रॉकेट साइंस मैंने अभी तक फॉर्मूला यूज नहीं किया। ठीक है, बहुत ही जो चीज लिख रखी है उसको मैंने कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बस जो स्टेटमेंट की फॉर्म में है वो मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर रखा है, और मैंने कुछ भी नहीं करा। एम स्टडीज इन क्लास 8th एंड लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो कलर। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, उससे ना तो हरा रंग पसंद है ना ही पीला रंग। बेटा एम किस कक्षा में पढ़ता है? एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो पहले हम कलर के लिए जगह छोड़ेंगे। तो एम स्टडीज इन 8th क्लास एंड लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो। तो इसको ग्रीन येलो पसंद नहीं है, तो ग्रीन येलो को मैं लेफ्ट में लिख दूंगा। ग्रीन येलो को मैं लेफ्ट में लिख दूंगा। ग्रीन येलो को मैं लेफ्ट में लिख दूंगा। अच्छा, के लाइक्स व्हाइट कलर एंड स्टडीज नीदर इन 7th नॉर इन 4th। के को व्हाइट कलर पसंद है, तो के को व्हाइट कलर पसंद है, तो जो कंडीशन फेवर में है उसको मैं राइट हैंड साइड पे लिख दूंगा। के को व्हाइट कलर पसंद है तो राइट हैंड साइड में। और ना तो वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है ना चौथी, तो 7 और चौथी को बेटा मैं राइट हैंड साइड पे लिख दूंगा। वो ना तो 7वीं कक्षा में पढ़ता है ना चौथी। ठीक है, हाँ जी। डी स्टडीज इन क्लास 6th एंड लाइक्स ब्लैक कलर। के को सफेद रंग पसंद है, तो के राइट हैंड साइड पे सफेद लिख दिया। और वह ना तो 7वीं में ना चौथी कक्षा में पढ़ता है, तो 7 और चौथी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। डी पढ़ता है 6ठी कक्षा में और उसको काला रंग पसंद है, तो जो कंडीशन फेवर में है उसको राइट हैंड साइड पे लिखो। और ये पढ़ता है भाई साहब 6ठी कक्षा में। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा, जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसे वैसे मैं कॉलम मेथड में अप्लाई करते जा रहा हूं। ठीक है, टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है। टी डजंट स्टडीज इन 4th क्लास, तो चौथी कक्षा को मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, टी डजंट स्टडीज इन 4th क्लास। वी डजंट लाइक ग्रीन कलर। भैया वी को हरा रंग पसंद नहीं है। वी को हरा रंग पसंद नहीं है, तो हरे रंग को मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास हिंट्स है ही नहीं, 0 हिंट, मतलब कोई भी हिंट नहीं थी। जितने भी पॉइंट थे वो सारे डेफिनेट पॉइंट थे, और वो डेफिनेट के डेफिनेट पॉइंट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो बेसिकली मैंने अभी तक पजल को सॉल्व ही नहीं किया। मैंने एक छोटा सा काम किया है कि जो पजल बेटा स्टेटमेंट्स की फॉर्म में थी उसी पजल को मैंने कॉलम मेथड में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि इस कॉलम से भी आप अपना पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप बेटा क्वेश्चन बनाओ। यहां से क्वेश्चन कैसे बनाओगे? आप ऐसे ही तो क्वेश्चन बनाओगे कि एम पढ़ता है 8वीं कक्षा में, एम को ग्रीन और येलो कलर पसंद नहीं है, वी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, के व्हाइट कलर पसंद करता है लेकिन चौथी और 7वीं कक्षा में नहीं पढ़ता, डी ब्लैक कलर पसंद करता है और 6ठी कक्षा में पढ़ता है,
टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है, जे को रेड कलर पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है, आर को वॉयलेट कलर पसंद है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि इन कथन को मैंने कॉलम मेथड में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन चाहे ऐसे पढ़ो, क्वेश्चन चाहे ऐसे पढ़ो, दोनों सेम ही बात है। बताओ, मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला लगाया? कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन बदल दी, है ना। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पता है तुम्हें पता भी नहीं चला, पजल का क्वेश्चन तुमने सॉल्व भी कर दिया। अब तुम एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे कितने कलर बचे हुए हैं भरने के लिए? 1 कलर, 2 कलर और ये 3 कलर। तुम्हें यहाँ पे 3 कलर भरने हैं। तो तुम लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, एक ऐसा कलर होगा जो 2 लोगों को पसंद नहीं होगा, एक ऐसा कलर होगा जो 2 लोगों को पसंद नहीं होगा। अगर मैं ग्रीन कलर की बात करूं बाबू, ग्रीन कलर, तो मुझे एक बात बताओ, ना तो ग्रीन कलर बेटा एम को पसंद है, ना ही ग्रीन कलर वी को पसंद है। तो आखिर ग्रीन कलर पसंद किसको होगा? अगर ग्रीन कलर एम और वी को नहीं पसंद है तो फिर ग्रीन कलर किसको पसंद होगा? सर ग्रीन कलर पसंद होगा टी को। ग्रीन कलर किसको पसंद होगा? 100% टी को। सर येलो कलर एम को नहीं पसंद है, अगर येलो कलर एम को नहीं पसंद है, अगर येलो कलर एम को नहीं पसंद है तो येलो कलर किसको पसंद होगा? येलो कलर पसंद होगा, किसको पसंद होगा? येलो कलर है। अगर एम को नहीं पसंद है तो येलो कलर पसंद होगा वी को। अच्छा, एम के लिए कलर कौन सा बच गया? सर एक ही कलर बच गया जो दिया हुआ है, दैट इज ब्लू। तो जिस तरीके से मैंने कलर को भरा उसी तरीके से आप क्लास को भर दो। बेटा चौथी कक्षा में ना तो के पढ़ता है ना टी पढ़ता है, चौथी कक्षा में ना तो के पढ़ता है ना टी पढ़ता है, तो आखिरकार चौथी कक्षा में पढ़ेगा कौन? कौन पढ़ेगा चौथी कक्षा में अगर के और टी नहीं पढ़ता? तो सर 100% चौथी कक्षा में पढ़ेगा वी। खत्म कहानी। अच्छा, 7वीं कक्षा में के नहीं पढ़ता, 7वीं कक्षा में के नहीं पढ़ता तो 7वीं कक्षा में पढ़ेगा कौन? 7वीं कक्षा में पढ़ेगा टी। और कक्षा कौन सी बची? 9th क्लास बची, और ये पजल हो गई सॉल्व। कहानी खत्म और पजल हो गई सॉल्व। हमें पता भी नहीं चला और पजल का क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। सिर्फ हमने क्या किया, क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल दिया कॉलम मेथड में, और जैसे ही हमने अपने कॉलम मेथड में क्वेश्चन को लिखा, क्वेश्चन अब खुद पर खुद ही सॉल्व हो गया। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप सॉल्व हो गया। अब आप बता सकते हो हर व्यक्ति के बारे में कि किस व्यक्ति को कौन सा कलर पसंद है और कौन सा व्यक्ति किस कक्षा में पढ़ता है। अब आप हर व्यक्ति के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा कलर पसंद है और वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व एनी पजल, है ना। इससे ज्यादा खतरनाक कोई फॉर्मूला या ट्रिक या अप्रोच नहीं हो सकती पजल को सॉल्व करने की। ये सबसे खतरनाक अप्रोच है, ठीक है। सर मैं आरपीएफ में हूं, आज आपकी क्लास ले रही हूं। आरपीएफ में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। कहां पर है आपकी पोस्टिंग? तो आपको बस कॉलम बनाना है। कॉलम में एक चीज याद रखनी है कि राइट हैंड साइड पे तो वो पॉइंट लिखो जो इसके फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो पॉइंट लिखो जो फेवर में नहीं है। और एक चीज याद रखना बेटा, पजल की प्रैक्टिस कैसे करनी है घर पे। ये जो क्लास पीएनजी के क्वेश्चन है ना, आप हर एक क्वेश्चन को, है ना, आपको नए क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट दो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको न्यू क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो क्लास में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बस आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करना है, 5 बार, कम से कम 5 बार। हाँ जी, हर एक सिंगल क्वेश्चन को कम से कम 5 बार, चाहे वो कितना भी आसान हो कितना भी टफ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व किया, फिर आप तुरंत इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे, फिर इस क्वेश्चन को तुरंत तीसरी बार सॉल्व करोगे, तुरंत चौथी बार सॉल्व करोगे, तुरंत 5वीं बार, मतलब एट ए टाइम उसी समय 5 बार सॉल्व करना है। मतलब क्यों मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में होता क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ने में ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता हमारा। तो जब हम एक ही क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करेंगे ना, तब हम क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझ जाएंगे
कि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन हमें पढ़ना कैसे है। तो वो हैबिट हमें बनानी पड़ेगी, वो आदत हमें डालनी पड़ेगी। और वो आदत तभी डलेगी जब हम नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करके एक ही क्वेश्चन को 5-5 बार सॉल्व करें। तो पजल में जितने भी क्लास के क्वेश्चन होंगे, अगर आप बैंक का पेपर नहीं देते तो आप जानते हैं कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की शुरू की सिर्फ 3-4 क्लासेस करनी होती है। और अगर बैंक का भी पेपर दे रहे हो तो सारी क्लासेस करनी होती है। लेकिन जो भी क्वेश्चन क्लास में होगा, एक ही क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करोगे, सिंगल क्वेश्चन को ही। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये कितनी बार निकालना है, तो मैं 5 बार निकालना, 5 बार। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। फिलहाल आप एक काम करो, एक बार मैंने सॉल्व कर दिया, एक बार और आप लोग सॉल्व कर दो फटाफट से, अभी के अभी सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। पहले आप इसी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो अपने जैसे मैंने बताया, सेम उसी तरीके से, है ना। वो जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है ना, वो बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है, जो मैंने क्लास में नहीं कराए थे, जो मेरी बुक में है, जो आप कह रहे हो एक्सरसाइज में, वो आपके सिलेबस से बाहर है, उनको मत करो। ठीक है, इसलिए नहीं कराया मैंने। बुक में तो इसलिए दे दिए क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड बुक है, समझ रहे हो। वो ना तो सीजीएल एग्जाम में आया कभी, ना बैंक में। बेसिकली एक आध क्वेश्चन उसमें कैट का डाल दिया, तो वो वहां का क्वेश्चन है। मेरे भैया का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, वो आपकी क्लास लेता था और मुझे भी बैच लेकर दिया है। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, है ना। और अब तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में भी बच्चे हमारे मिल रहे हैं। कहने का मतलब है, अब तो जहां जाते हैं, जिस डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखकर। एक प्राउड वाली फीलिंग होती है, बेहतरीन वाली फीलिंग। चलो, नाउ सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में तो हमें कोई हिंट नहीं मिली थी। हो सकता है इस बार हिंट मिल जाए, तो हिंट को हम साइड में लिख लेते हैं, जिसका यूज हम बाद में कर सकते हैं। हाँ जी बबता जी, बनाओ फटाफट से क्वेश्चन।
यूपी पुलिस के लिए है, क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है यूपी पुलिस के लिए? हाँ जी। बन गया क्वेश्चन? हम्म। कॉलम किसका बनाया आप लोगों ने? कॉलम, कॉलम बनाया होगा पर्सन के नेम का। पर्सन के नेम क्या क्या है? 6 दोस्त हैं, दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश और सिद्धार्थ, है ना? दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश और सिद्धार्थ। सबसे पहला पॉइंट है, नीलेश इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। भैया नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। तो बेटा जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में कि नीलेश हार्डवेयर में नहीं पढ़ता। जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको हम ना लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है। राजेश इज स्टडिंग सॉफ्टवेयर एंड लाइक्स हॉकी। राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसे हॉकी पसंद है। तो जो कंडीशन फेवर में, राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है, तो जो फेवर में उसको राइट हैंड साइड पे, और इसको क्या पसंद है, इसको हॉकी पसंद है, तो ये राइट हैंड साइड पे लिख दिया हमने। अनित लाइक स्विमिंग एंड ही इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। अनित को तैराकी पसंद है और वो हार्डवेयर नहीं पढ़ता। देखो अनित को स्विमिंग पसंद है, तो स्विमिंग को मैं बेटा गेम के ऊपर ही रखूंगा, मैं गेम के ऊपर ही रखूंगा। लेकिन वो क्या चीज नहीं पढ़ता है, हार्डवेयर नहीं पढ़ता, तो उसको मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे। द वन हु लाइक्स फुटबॉल इज स्टडिंग इलेक्ट्रिकल। जिसे फुटबॉल पसंद है वह इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। तो बेटा फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल, तो ये यही हिंट है कि इलेक्ट्रिकल के साथ को फुटबॉल आना है। इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल को मैं यहां भी रख सकता हूं, इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल को मैं यहां भी रख सकता हूं, इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल को यहां भी रख सकता हूं, इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल को मैं यहां भी रख सकता हूं। तो दिस इज कॉल्ड हिंट। ये है हिंट जिसको हमें अलग से लिखना है, ठीक है। सिद्धार्थ इज स्टडिंग मैकेनिकल एंड डजंट लाइक टेनिस। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है और उसको टेनिस पसंद नहीं है। देखो सिद्धार्थ क्या पढ़ता है, सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है, मैकेनिकल पढ़ता है, लेकिन उसको टेनिस पसंद नहीं है। तो जो चीज पसंद नहीं है वो लिख दो लेफ्ट हैंड साइड पे।
द वन हु लाइक्स बैडमिंटन इज स्टडिंग इलेक्ट्रो द वन हु लाइक्स बैडमिंटन, जिसे बैडमिंटन पसंद है वो वो टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। ये टेलीकम्युनिकेशन है, ये है ना टेलीकम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रिकल, द वन हु लाइक्स बैडमिंटन, तो टेलीकम्युनिकेशन के साथ क्या आना है, टेलीकम्युनिकेशन के साथ बैडमिंटन आना है, तो ये भी हिंट मैंने साइड में लिख ली। दीपक एंड वरुण डू नॉट लाइक बैडमिंटन, दीपक और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है, तो ये मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में। एंड दीपक डजंट लाइक टेनिस, दीपक को टेनिस भी पसंद नहीं है, तो टेनिस को लिख दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में। बस यही क्वेश्चन है। तो मैंने क्वेश्चन को कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, है ना, मैंने अपने क्वेश्चन को कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे वो पॉइंट्स हैं जो फेवर में नहीं है, राइट हैंड साइड पे वो सारे पॉइंट्स हैं जो फेवर में है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन को कहाँ रखोगे। सर बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि दीपक को बैडमिंटन पसंद नहीं है। बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है। बैडमिंटन यहाँ तो आ ही नहीं सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। अच्छा, बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो मैकेनिकल है। तो 100% बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यही आना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना। 100% यही आना है। अच्छा, टेनिस जो है दीपक को पसंद नहीं है, टेनिस जो है सिद्धार्थ को पसंद नहीं है। तो आखिरकार टेनिस पसंद किसको है, टेनिस ना सिद्धार्थ को पसंद है, टेनिस ना दीपक को पसंद है, तो 100% जो टेनिस पसंद है वो वरुण को पसंद है। 100% टेनिस वरुण को पसंद है। समझ रहे हो, 100% टेनिस किसको पसंद है, टेनिस वरुण को पसंद है। अच्छा, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहां नहीं आ सकता। सर 100% फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा और कहीं नहीं जा सकता फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल। गेम कौन सा बच गया, क्रिकेट, तो यहां क्रिकेट आ गया। अच्छा, ब्रांच बच गई हार्डवेयर, हार्डवेयर बेटा अनित नहीं पड़ेगा, तो 100% वरुण पड़ेगा हार्डवेयर में, 100% वरुण पड़ेगा हार्डवेयर में। और जो भी ब्रांच बची मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल वो बचेगा अनित। और ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, है ना, ये हो गया सॉल्व। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और ये क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व करोगे घर पे, 5 बार। 5 बार इससे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 5 बार ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कम से कम 5 बार। अगर आपको अपना दिमाग तेज करना है, दिमाग के घोड़े खोलने हैं, तो आप पजल के हर एक क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 5 बार। ठीक है बेटा, तभी दिमाग के घोड़े खुलेंगे, वरना खुलने नहीं वाले तुम्हारे, है ना। अगर आप पजल के एक एक सिंगल क्वेश्चन को 5-5 बार सॉल्व नहीं करोगे, और यकीन मानो जब आप 5वीं बार पे पहुंचोगे तो वो क्वेश्चन विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाएगा, विद इन अ मिनट। मतलब ये क्वेश्चन कितने सेकंड का है, 40-50-60 सेकंड का बस, लेकिन बशर्ते कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। समझ रहे हो। चलिए, इस क्वेश्चन में बेटा जो कॉलम बनाओगे वो पर्सन के नेम का नहीं, डेज का कॉलम बनाना, डेज का। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, जब डेट या डेज हो तो सबसे पहले डेट या डेज का कॉलम बनाते हैं, तो डेट या डेज का कॉलम बनाना। ठीक है, हाँ जी। 2 बजे से पहले फ्री करना भैया, ओपनिंग करने जानी है मेरे को, बैटिंग भी आ गई है मेरी। बस 5 मिनट पहले तो मैं क्लास छोड़ के सीधा मैं बैटिंग पे ही उतरने वाला हूँ। बनाओ इस क्वेश्चन को।
रूम से क्लास चल रही है बेटा, बस पैड ही बांध रहा हूं मैं। तुम जल्लाद की वैकेंसीज कम निकल रही है। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, जल्लाद की वैकेंसी सब निकली थी, अब तुम पैदा हुए थे अपने घर में, तब तुम्हारे घर में एक वैकेंसी थी, उसके बाद वैकेंसी निकली नहीं है। तो तुम ही ठीक आखिरी जल्लाद थे अपने घर में, ठीक है। जल्लाद की वैकेंसी, जल्लाद बनोगे तुम, हाँ।
नहीं मेरे भाई, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भैया क्या करना है, हमें कॉलम बनाना है। कॉलम पर्सन के नेम का नाम बना के हम किसका कॉलम बना लेंगे, डेज का कॉलम बना लेंगे, क्योंकि हम प्रायोरिटी डेट और डेज को देते हैं पर्सन के नाम के अपेक्षा। ठीक है, तो यहां पर जो डेज दे रखे हैं हमें, वो क्या दे रखे हैं। अच्छा, क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, पी क्यू आर एस टी यू वी 7 प्रोफेसर हैं, इनमें से प्रत्येक एक एक सब्जेक्ट पढ़ाता है अलग अलग, कोई कुछ पढ़ा रहा है कोई कुछ पढ़ा रहा है। ठीक है, और जरूरी नहीं है इसी क्रम में पढ़ा रहे हैं, और प्रत्येक जो प्रोफेसर है वो सोमवार से रविवार तक पढ़ा रहा है, सप्ताह के एक दिन। ठीक है, फ्रॉम मंडे टू संडे, तो मंडे टू संडे का कॉलम बना लेंगे हम। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बना लिया कॉलम। अब पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है आर आर टीचर्स बायो ऑन फ्राइडे, है ना, शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है। आर टीचर्स बायो, तो जो कंडीशन फेवर में है उसको राइट हैंड साइड पे लिखनी है, जो फेवर में नहीं है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है जी, तो फ्राइडे को कौन पढ़ा रहा है, फ्राइडे को पढ़ा रहा है आर, तो हमने लिख दिया राइट हैंड साइड पे आर टीचर्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ा रहा है, आर टीचर्स बायोलॉजी ऑन फ्राइडे, जो फेवर में वो राइट हैंड साइड पे। क्यू टीचर्स मैथ्स ऑन द प्रीवियस डे ऑफ द डे ऑन विच द प्रोफेसर टीचर फिजिक्स। ठीक है, क्यू भैया मैथ्स पढ़ाता है, कब पढ़ाता है, क्यू मैथ्स तब पढ़ाता है जिस दिन कोई प्रोफेसर फिजिक्स पढ़ा रहा है उससे ठीक एक दिन पहले। अब ये ना हिंट है, इस पॉइंट को मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हमें क्या पता क्यू मैथ्स किस दिन पढ़ाएगा। तो हिंट मैंने साइड में लिख दी, कैसे, क्यू क्यू पढ़ा रहा मैथ्स और ठीक किससे एक दिन पहले, जिस दिन प्रोफेसर फिजिक्स पढ़ा जा रहा है, तो ये हिंट हो गई, इसको मैंने साइड में लिख दिया। वी टीचर्स ऑन संडे बट डजंट टीच केमिस्ट्री और इंग्लिश। ठीक है, अच्छा, वी टीचर्स संडे, संडे को कौन पढ़ा रहा है, वी पढ़ा रहा है, बट डजंट टीच केमिस्ट्री और इंग्लिश, तो जो सब्जेक्ट ये नहीं पढ़ा रहा, जो फेवर में नहीं है कंडीशन, वो कहां लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। केमिस्ट्री और इंग्लिश को मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है जी, एस टीचर्स इको ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच यू टीचर्स। ठीक है, एस इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, कब, यू से ठीक एक दिन पहले, तो आप बता सकते हो एस इकोनॉमिक्स कब पढ़ाएगा, पता ही नहीं सर, तो ये भी हिंट है, इसको साइड में लिख लेते हैं, एस टीचर्स इको ऑन द प्रीवियस डे ऑफ विच यू टीचर्स। ठीक है, चलिए साहब, ये दो हिंट हो गई हमारी। नेक्स्ट, पी टीचर्स ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे, तो भाई साहब ये कंडीशन फेवर में, ट्यूसडे को पी पढ़ा रहा है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है। एंड टी डजंट टीच इंग्लिश, और टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को मैंने कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैंने कॉलम मेथड में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि आप अपने क्वेश्चन को यहां से देखकर भी, है ना, यहां से देख के भी लिख सकते हो। आप अपने क्वेश्चन को यहां से भी देख के पूरा डिफाइन कर सकते हो कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। क्या है क्वेश्चन बताना, सर पी पढ़ाता है ज्योग्राफी ट्यूसडे को, आर पढ़ाता है बायोलॉजी फ्राइडे को, वी पढ़ाता है संडे को, लेकिन केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, क्यू पढ़ा रहा है मैथ्स फिजिक्स से एक दिन पहले, एस पढ़ा रहा है इकोनॉमिक्स यू से एक दिन पहले, और टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। सिर्फ यही है ना, अभी तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया। चलो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं कौन सी हिंट पहले यूज करूं, मैं एस और यू को एक साथ रखूं यहां पे, या मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ रहूं। अगर मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ रखता हूं तो मैथ्स फिजिक्स को एक साथ हम यहां भी रख सकते हैं, और मैथ्स और फिजिक्स को हम एक साथ यहां भी रख सकते हैं। तो ये वाली हिंट यूज नहीं कर रहे, हम ये वाली हिंट यूज कर लेते हैं। एस और यू को एक साथ रखो, बताओ पूरे कॉलम में हम एस और यू को एक साथ कहां रख सकते हैं, कोई जगह दिख रही है एस और यू को एक साथ रखने की, सर ये रहा, वेंसडे थर्सडे में हम एस और यू को रख सकते हैं, और एस पढ़ा रहा है इकोनॉमिक्स। पहली हिंट हो गई यूज, तुरंत कर लो सेकंड हिंट यूज। अब मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ रखो, मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ हम कहां रख सकते हैं, सर ये रहा, मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ हम यहां रख सकते हैं, मैथ्स और फिजिक्स, और क्यू पढ़ा रहा मैथ्स। अब टी बच गया पर्सन, टी पर्सन कहां आएगा, यहां, एंड टी डजंट टीच इंग्लिश, तो भैया टी अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा, अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, ये, और सब्जेक्ट कौन सा बच गया, केमिस्ट्री। क्वेश्चन खत्म, यही क्वेश्चन है बस। अब आप बता सकते हो कि कौन सा प्रोफेसर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और किस दिन पढ़ा रहा है, यही पजल थी। तो हमें बस अपने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम मेथड में कन्वर्ट करना, और जैसे ही कॉलम मेथड में कन्वर्ट, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है,
बस इस क्वेश्चन में हिंट्स दे दी थी। देखो पहला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें कोई भी हिंट नहीं थी, जीरो हिंट, वो सबसे आसान क्वेश्चन था। फिर जो दूसरा क्वेश्चन आपने बनाया उसमें दो हिंट थी, एक एक करके हमने उन दोनों हिंट्स का यूज किया। फिर जो ये तीसरा क्वेश्चन आपने बनाया इसमें दो हिंट मिली हमें। तो सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या चीज है? सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आप इतने बड़े क्वेश्चन को पहली बार में ही पढ़ के समझ जाओ। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कम से कम 5 बार पढ़ते हैं, क्योंकि जब वो पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, उनको उस सेंटेंस का मतलब ही समझ नहीं आता कि ये लिखा क्या है। तो यही आदत हमें डालनी है क्वेश्चन को रीड करने की। रीडिंग स्किल्स हमें अपनी इंप्रूव करनी है। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में बच्चे वही फंस जाते हैं कि लिखा कुछ और होता है, जल्दबाजी में उसको समझ कुछ और लेते हैं। क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में अगर आपने एक भी पॉइंट बेटा गलत समझ लिया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दो का तीन, तीन का दो, तो फिर ये समझ लो कि सारी कहानी खराब, पूरी मेहनत बेकार। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन बनाओ और इसी क्वेश्चन को 4 बार और बनाओ। पहली बार सॉल्व कर लिया, इसी को फिर दोबारा सॉल्व करो तुरंत, फिर तीसरी बार सॉल्व करो, फिर चौथी बार सॉल्व करो, फिर पांचवी बार सॉल्व करो, इस तरीके से। क्यों नहीं करना पजल चैप्टर कंप्लीट? हाँ, अगर आप बैंकिंग का पेपर नहीं दे रहे तो आप शुरू के 3-4 लेक्चर अटेंड करेंगे, पजल के बाकी नहीं करेंगे। मैं बता दूंगा बेटा कब से बैंकिंग स्टार्ट होगा पजल। अभी तो हम बेसिक लेवल की पजल पढ़ रहे हैं, जिसका बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो? चलो, तो एक और क्वेश्चन तुम बनाओ पजल का। बॉक्स पे क्या? बड़े क्वेश्चन है ना, तो अलग अलग पेजेस लिए हैं, सिंगल सिंगल। पीडीएफ में तो एक क्वेश्चन आएगा एक बार में। चलिए साहब, बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी बनी तो पॉसिबिलिटी बना लेना तुम फटाफट से।
हाँ जी, बस ये लास्ट है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इसमें आपने जो कॉलम बनाया, अगेन वही कॉलम बनाया होगा डेज का, ठीक है ना। सेम डेज का कॉलम आपने यहाँ पे बनाया होगा। और डेज का कॉलम कैसे बनाया होगा, 7 विषय हैं, ठीक है। एक सप्ताह में एक दिन पढ़े जा रहे हैं, सोमवार से आरंभ करके रविवार को समाप्त, फ्रॉम मंडे टू संडे। तो अगेन वही मंडे टू संडे का कॉलम बना लो, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। पहला पॉइंट है केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे। केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे। थर्सडे को केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है बाबू भैया। हाँ जी, हाँ जी। अरे, तो मैंने ये क्वेश्चन कराना था, क्वेश्चन कराने के चक्कर में मुझे आउट होना पड़ गया, सेकंड बॉल पे ही आउट हो गया मैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन कराना था। तो मैं फटाफट आपको क्वेश्चन देके ग्राउंड पे गया, 2 बॉल खेली, फिर वापस आ गया तुरंत क्वेश्चन कराने के लिए। हाँ जी, तो केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे। थर्सडे को केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है बाबू भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंग्लिश इज टॉट ऑन द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी टॉट। जूलॉजी के तुरंत बाद अंग्रेजी है, जूलॉजी के तुरंत बाद अंग्रेजी है, जूलॉजी के तुरंत बाद क्या है? अंग्रेजी, ठीक है। इंग्लिश इज टॉट नीदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। अब देखो, इंग्लिश को मैं कहां का रख सकता हूं? इंग्लिश को मैं ट्यूसडे में नहीं रख सकता और इंग्लिश को मैं सैटरडे में नहीं रख सकता। तो फिलहाल मैं इंग्लिश को कहां कहां रख सकता हूं? इंग्लिश को मैं मंडे में नहीं रख सकता क्योंकि उससे पहले जूलॉजी नहीं आ सकता। इंग्लिश को ट्यूसडे में नहीं रख सकते, वेडनेसडे में रख सकते हैं, है ना। फ्राइडे में नहीं रख सकते, उससे पहले जूलॉजी नहीं आ सकता। सैटरडे में तो रख ही नहीं सकते, संडे में रख सकते हैं। तो बेटा 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी बना लो साथ की साथ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। थर्सडे को केमिस्ट्री है और जो इंग्लिश है उससे ठीक पहले जूलॉजी आना चाहिए। तो या तो इंग्लिश है बेटा वेडनेसडे को, या फिर इंग्लिश है, या फिर इंग्लिश है बाबू संडे को। और उससे ठीक पहले कौन है? उससे ठीक पहले जूलॉजी है, उससे ठीक पहले जूलॉजी है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनी, है ना। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनी, दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने बना ली, ठीक। ओनली 1 लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है। ये केमिस्ट्री है तो बॉटनी को मैं नीचे नहीं बना सकता, बॉटनी को ऊपर बनाऊंगा। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक लेक्चर है। केमिस्ट्री और बॉटनी को ऊपर नहीं बना सकते तो बॉटनी को हम नीचे बनाएंगे। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक है। 2 लेक्चर्स आर स्केड्यूल्ड बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी। मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर है। जूलॉजी ऊपर है तो मैथ्स को हम यहाँ बनाएंगे। जूलॉजी और मैथ्स के बीच में 2 लेक्चर है। जूलॉजी नीचे है तो मैं मैथ्स को ऊपर बनाऊंगा। जूलॉजी और मैथ्स के बीच में 2 लेक्चर है, ठीक है जी। स्टैट इज टॉट नीदर ऑन मंडे नॉर ऑन सैटरडे। ना तो स्टैट मंडे को है, ना स्टैट संडे को है। तो आखिर में स्टैट को रखूंगा कहाँ? तो ये वाली संभावना खत्म हो गई। अच्छा, स्टैट अगर मंडे को नहीं है, स्टैट अगर मंडे को नहीं है तो स्टैट फ्राइडे को है। तो जो सब्जेक्ट बच गया हमारा, उस सब्जेक्ट को हम यहां रख सकते हैं फिजिक्स, और कहानी खत्म। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व, ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। तो फिर आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर। आज मैंने आपको 4 पजल सॉल्व कराई हैं, लेकिन इन चारों पजल को अपने घर पे 5-5 बार सॉल्व करोगे। समझ रहे हो? हर क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करना है, ये प्रॉमिस करना होगा आपको। कसम है अपनी अपनी होने वाली वाइफ की और